हाय, मेरा नाम मनीष चंद्र कौशिक है। मैं रिसर्च और इनोवेशन के फील्ड में सक्रिय हूँ। मैं एक डिमोनेटाइजेशन के पीछे जो कहानी है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हाल में 4 मई 2016 को मेरी एक किताब लॉन्च हुई, मनी एंड करप्शन, जो amazon.com पे अवेलेबल है। आप भी उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस कहानी को मुझे लिखना क्यों पड़ा, इस बुक को मुझे क्यों लिखना पड़ा? इस बुक को लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हमारे देश की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इस बुक में इस प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है और इस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट को सबमिट किया, पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था प्रधानमंत्री महोदय जी से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मिलने की, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो पर्सनल सेक्रेटरीज हैं, वो कहते थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में लिख करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट करो। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट करके एक कॉपी ले लिया, उनका रिसिप्ट कॉपी ले लिया, जिसका कॉपी ये है, आप देख सकते हैं। ये रहा उनका स्टैम्प, प्राइम मिनिस्टर्स का स्टैम्प, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस स्टैम्प, राइट। जब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो मुझे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर करना पड़ा, रिट पिटीशन सिविल 736 ऑफ 2015। इसमें मैंने ये बताया कि गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग अटेंशन टू एन एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी विच हैज़ पोटेंशियल टू एलिमिनेट ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर नेशन। एंड उसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे देश में आएंगी जो हमने आज तक कभी नहीं देखा। सारी चीज़ें अच्छी होंगी इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद। मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक PIL का वो रिसिप्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट में PIL का रिसिप्ट। ये फाइल हुआ था 15 सितंबर 2015 को। आप देख सकते हैं इसको। आप ये वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। रिट पिटीशन फाइल हुआ, 6 महीने तक प्रोसेसिंग चला। मेरा इंटरव्यू भी हुआ वहाँ पे और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, मैंने उनको दिया भी। लेकिन ये प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसके बारे में उनको नहीं बताया, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल नेचर का था। अल्टीमेटली इन सब के बावजूद जब लास्ट में मैं गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट। मतलब वो इसको पब्लिक डिस्कशन का इश्यू नहीं बनाना चाहते थे। उसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का सचमुच भला हो, मे बी वाट एवर द रीज़न, आई डोंट नो। लेकिन इसको एक पब्लिक डिस्कशन का इश्यू जरूर बनाना चाहिए था, ताकि हम कम से कम डील कर सकें कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे और इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं। बहरहाल जो डीमोनेटाइजेशन अभी हुआ है, जो मतलब करेंसी, पुरानी करेंसी को विड्रॉ करना और नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करना, ये उसका दूसरा फेज़ था। पहला फेज़ ये था, एक मनी ट्रैकिंग सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप करनी थी और उसको इंडक्ट करना था सिस्टम में, सारे ATM मशीन्स में उसको लगाने थे। राइट। इसके तहत हमें क्या होता कि जो भी जितनी भी करेंसी है उनके मूवमेंट का हमें पता चलता, मनी फ्लो का पता चलता, कौन सा पैसा किसके अकाउंट से निकल रहा है, किसके पास जा रहा है, सब कुछ पता चलता। राइट। उसके लिए हमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी, एक छोटे से अमेंडमेंट सॉफ्टवेयर में हमें करने पड़ते ATMs में, और वो काम करने लगते। मीन्स 2 से 3 महीने में ऑल ओवर इंडिया वो काम करने लगता। तब हम सेकंड फेज एक्टिव करते। सेकंड फेज को जब हम एक्टिव करते तो हमें पुरानी करेंसी को विड्रॉ करना रहता और नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करना रहता। इस प्रोसेस में चूंकि मनी ट्रैकिंग सिस्टम प्लेस में होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती जो आज इनकन्वीनियंस हो रहा है करेंसी का, और मनी लॉन्ड्रिंग जो अभी चल रहा है और जो पहले भी हो चुका है वो नहीं हो पाता, क्योंकि मनी ट्रैकिंग सिस्टम हमारे पास होता। तो कौन सा पैसा किसके अकाउंट से निकल रहा है, किसके पास होना चाहिए, वो चीज़ हमारे पास होती। आज जो मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है और जो आज फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, लोग फेस कर रहे हैं, लाइन में खड़ा हो रहे हैं, कतारों में खड़ा हो रहे हैं, लोगों की शादियां रुक जा रही, तमाम जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये नहीं होते। ठीक है। अभी जो डिमोनेटाइजेशन है उसके बाद सेकंड फेज में होना चाहिए था।
मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से फेजेस थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है फेज़ 1। फेज़ 1 में ये चीज़ें थी। राइट, फेज़ 1 को कंप्लीट होने के बाद फेज़ 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हमें क्या विड्रॉल ऑफ करेंसी होती। जब फेज़ 1 और फेज़ 2 खत्म हो जाता तो हम क्या करते, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फ्लो को मनी के फ्लो से कोरिलेट कर देते हैं। उसमें क्या होता कि कभी भी पैसे का मूवमेंट होता, कोई भी मनी का फ्लो होता, तो हमेशा किसी न किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अगेंस्ट फ्लो होता और वो हमें सॉफ्टवेयर में दिखाई देता। मीन्स भारत का कोई भी नागरिक बैठ करके एक जगह दे सकता था कि मनी का फ्लो कैसे हो रहा है, विदाउट रीज़न हो रहा है या रीज़न से हो रहा है। अगर विदाउट रीज़न हो रहा है तो इट कैन बी क्राइम, इट कैन बी एनी बैड थिंग। अगर ये वजह से हो रहा है, जिस प्रोपोर्शन में फ्लो हो रहा है, जितना पैसा मूव हो रहा है उतना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी मूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब सारी चीज़ें ठीक है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। ठीक है, बस इतनी सी छोटी सी टेक्नोलॉजी की वजह से सारे गलत काम इंडिया से बंद हो जाते हैं और इंडिया का विकास कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट, ये जितने भी एक्चुअली ये फेजेस जो हैं ये बहुत लंबे हैं, मतलब 5 फेजेस में होगा टोटल। इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो amazon.com पे अवेलेबल है। amazon.com पे जो बुक है मनी एंड करप्शन, उसके अंदर अवेलेबल है। तो इसके बारे में डिटेल्स में सॉरी मैं वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, लेकिन मैंने आपको एड्रेस बता दिया और जहाँ पे जा कर के आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। राइट, जो फेज़ 3, 4 एंड 5 है उसमें 2-3 साल लगते हैं, लेकिन फेज़ 1 एंड 2 को कंप्लीट करने में 1 साल भी नहीं लगता, यानी कि 1 साल के अंदर हमारा सिस्टम काम करने लगता और सारी प्रॉब्लम्स रुक जाती है हमारे देश की और विकास कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता। अब मैं ये बता रहा हूँ कि एडवांटेजेस जो हैं क्या क्या होते हैं इससे। सारे जो ये एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जैसे कि करप्शन, टेररिज्म, डोवरी सिस्टम, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी जनरेशन, एक्सटॉर्शन, पॉल्यूशन, इलिसिट ट्रेडिंग, अनवांटेड ट्रांजैक्शन एटसेट्रा, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये इन सबको कोरिलेट कर दिया जाता, फ्लो ऑफ मनी को कोरिलेट कर दिया जाता प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फ्लो से। दूसरा जो है, इनके बाद जो हमें एडवांटेजेस मिलते हैं वो ये होता है कि जो हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो कई गुना ज़्यादा तेज़ हो जाता, कई गुना ज़्यादा फास्ट हो जाता, और जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% हो जाती। मतलब भारत का कोई भी नागरिक देख सकता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। एक पब्लिक फंड में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता है, वो भी यहाँ से एड्रेस हो जाता। एक पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन सिस्टम के तहत हमें सब कुछ दिखता कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है पब्लिक का, मतलब गवर्नमेंट का। राइट, एंड बजट मेकिंग और ट्रैकिंग में भी सही होता है, क्योंकि हमें एक डेटा मिल जाता है, उसके हिसाब से हम बजट बना सकते थे और उसको ट्रैक भी कर सकते थे कि पैसा कैसे फंड हो रहा है, कैसे स्पेंडिंग हो रही है। तो एक डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल मतलब है वो तब खुल करके सामने आता है इस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के साथ। अभी तक तो डेमोक्रेसी का हम मतलब जानते हैं सिर्फ वोट देना। ठीक है, शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक सिस्टम एक ऐसा डेटा बैंक की तरफ काम करेगा जिसको गवर्नमेंट और हम लोग किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अनलिमिटेड एडवांटेजेस हैं, देयर इज़ नो लिमिटेशंस, लाइक इससे पॉवर्टी इरेडिकेशन भी हो सकता है, अपलिफ्टमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी अच्छी चीज़ें हम इंड्यूस कर सकते थे। शॉर्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको अपने कैपेसिटी के हिसाब से डेटा सर्चिंग कर सकते, डेटा सर्च इंजन के रूप में यूज़ कर सकती थी और बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकती थी जो उसको सही लगते हैं। ठीक है, क्या आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी ऐसा हो जहां हमें भी कुछ राइट्स मिलें, मतलब कि जो पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन सिस्टम है उसको हम भी देख सकें, बजट स्पेंडिंग कैसे हो रहा है वो हम देख सकें, मनी फ्लो को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फ्लो से कोरिलेट करके हम देख सकें। ठीक है, और जो भी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उस प्रोजेक्ट उसको हम भी देख सकें। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने के बाद हमें एक्चुअल डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आता, एक्चुअली डेमोक्रेसी जो होना चाहिए वो हमें दिखता।
क्योंकि चीज़ें सारी 100% ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। अब बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, मोदी जी ने सेकंड फेज़ में क्यों डायरेक्ट लैंड किए, फर्स्ट फेज़ को स्किप क्यों कर दिया। उसका एक वजह ये हो सकता है कि वो कुछ लूप होल छोड़ना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट फेज़ के इम्प्लीमेंटेशन का मतलब मनी ट्रैक होने लगेगा, और अगर कोई भी गलत काम करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब किताब सब ऑनलाइन दिखेगा। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि वो नहीं चाहते थे कि ये सारी चीज़ें प्लेस हों और इतनी भी लूप होल न रह पाए कि हम भी कुछ करना चाहे तो ना कर पाएँ, या हमारा एक ग्रुप जो करना चाहे वो ना कर पाए। इट्स नॉट ए एलिगेशन, ये एलिगेशन नहीं है, ब्लेम नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है इसके पीछे, इसकी फेज़ 1 को आप स्किप क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो मुझसे प्लीज़ डिस्कस कर सकते हैं। मुझसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, आप पब्लिक में डिस्कस कर सकते हैं। मैं उस डिस्कशन का एक हिस्सा बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, मैंने इस सिस्टम को डेवलप किया है, और जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ। आपके भी एक्सपर्ट्स बैठ सकते हैं, मोदी जी के एक्सपर्ट्स भी बैठ सकते हैं, जिन्होंने आपको ये चीज़ स्किप करने की सलाह दी, और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों उन्होंने इस स्टेज को स्किप किया, राइट। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितना ही हमारे लिए अच्छा होता है उतना ही घातक भी सिद्ध होता है। अगर उसको सही तरीके से नहीं यूज़ हो जाए, तो किया जाए, तो वो फ़ायदा देने के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगता है। आप एग्जांपल्स देख ही चुके हो पास्ट में क्या किया हुआ है, राइट। इस सिस्टम को अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट न किया जाए, फॉर एग्जाम्पल जो भी इकोनॉमी में हो रहा है वो सिर्फ एक आदमी को एक सिस्टम पे दिखाई दे, तो वो जिस सिस्टम को, जिस बुरे काम को अलाउ करना चाहता है वो काम होगा, और जिस बुरे काम को रोकना चाहता है वो रोक सकता है। इससे क्या होगा कि सिर्फ कुछ लोग अच्छा काम करेंगे, कुछ लोग ही बुरा काम कर सकते हैं, और बाकी के लोग बुरा काम नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर मैं अपने लोगों को अलाउ करता हूँ कि आप लोग बुरा काम अपना कंटिन्यू रखो, और आप लोग नहीं कर सकते हो, आपको मैं रोकता हूँ, आपको मैं सजा दे रहा हूँ, इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होगा, बहुत ही बड़ा सोशल इम्बैलेंस पैदा होगा। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे। सो एक पोलराइजेशन टाइप की सिचुएशन होगा, बहुत ज़्यादा हाई पीपल और बहुत ज़्यादा लो पीपल। हमें इस सिचुएशन को अवॉइड करना है, जो गरीबों और अमीरों के बीच का रिफ्ट है हमें कम करना है, ना कि ज़्यादा वाइड करना है, ठीक है। इस सिस्टम का इस सिस्टम को इसलिए भी समझना जरूरी, क्योंकि ये सिस्टम आगे चलकर विश्व का सिस्टम होने वाला है, वर्ल्ड का सिस्टम होने वाला है। तो पूरी दुनिया के लोगों को इस पर एक बार नज़र रखनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ ना पैदा हो जहाँ पे पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा सके और एक आर्थिक गुलामी जैसी स्थिति पैदा हो सके। ओके, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मैं इस चीज़ को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं और मीडिया लड़ाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आवाज़ पब्लिक को उठाना पड़ेगा। हम लोग इस चीज़ को, सच को आपके सामने ला सकते हैं बस। अब इसको आपको आवाज़ उठानी है कि इस पे पब्लिक डिस्कशन हो या ना हो। पब्लिक डिस्कशन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे हम पब्लिक डिस्कशन में ये पता कर सकते हैं क्या सही और क्या गलत हो, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्यों किया जाए, और ना किया जाए तो क्यों ना किया जाए। इसमें एक वैलिड रीज़न सामने आता है, और वो पब्लिक को भी पता चलता है कि वो रीज़न वैलिड है कि इनवैलिड है। इससे क्या होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मेरा नंबर है 7838420507, और मेरा ईमेल आईडी है manishuk.kaushik7@gmail.com। आप इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझसे कोई भी क्वेरीज है आप उससे पूछ सकते हैं, राइट। सो दैट आपको भी ये लगे कि जो चीज़ है वो जेन्युइन है, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई फेक आइडिया आपको दे रहा हूँ। इस पे डिस्कशन किया जा सकता है। इसके लिए बस मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार मुझसे मिल करके इस पर डिस्कशन कर सकें कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।